डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, न्यायविद, राजनेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने छूअछूत और जाति भेदभाव जैसी बुराइयों के प्रति काफ़ी संघर्ष किया। उन्होंने हमारे भारत के संविधान को रचने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने जीवन भर न्याय और असमानता के लिए संघर्ष किया। आज भी उनके वचन हमारे जीवन में रोम रोम हमारे उजागर कर देते हैं। उनके कथन जैसे शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, दोस्तों ये महज सिर्फ शब्द ही नहीं है, इनके पीछे की जो गहराई समझ गया, समझो सफलता प्राप्त कर गया। दूरदर्शन परिवार ऐसे व्यक्तित्व को सलाम करता है और आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबीता प्रधान, आप सभी का स्वागत करती हूं आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम धरती धोरारी में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ में एक बड़े ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। वे दूरदर्शन परिवार से भी काफ़ी समय से रिलेटेड हैं। वे करंटली अभी महासचिव है इन अंबेडकर मेमोरियल एंड वेलफेयर सोसाइटी। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं श्री GL वर्मा जी का। वर्मा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम धरती धोरारी में। धन्यवाद। बाबा साहब को नमन। और बाबा साहब के, अंबेडकर साहब के जन्मदिन पर सभी दर्शकों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मुझे, क्योंकि मैं इस विभाग से जुड़ा रहा हूं, इसलिए ये मेरे को घर जैसा ही लग रहा है जी। आप लोगों ने याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमारा ये सौभाग्य है वर्मा सर कि आज आप हमारे साथ में हैं और दूरदर्शन परिवार से आप बहुत समय से जुड़े हुए भी थे। आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे यहाँ पे, आपने बहुत अच्छी यहाँ पे सेवाएं दी हैं और अभी आप महासचिव हैं अंबेडकर मेमोरियल एंड वेलफेयर सोसाइटी के अंदर। अंबेडकर जयंती सर हम हर साल मनाते हैं और बाबा अंबेडकर ने जो हमारे समाज में योगदान दिया है उसको हम याद करते हैं, उनके विचारों को अपनाते हैं। आपके क्या विचार है इस पर? देखिए, हर वर्ष हम जो है बाबा साहब अंबेडकर साहब की जयंती मनाते हैं जी। ये एक परंपरा है। उससे बड़ा काम होता है कि आप जो बाबा साहब ने कहा उन विचारों को अपने जीवन में उतार लीजिए जी। जीवन में उतार के उन पे काम करिए। और मुझे खुशकिस्मती कहिए या जो है मेरा भाग्य अच्छा था कि मुझे उन्हीं के विचारों को फैलाने का मौका मिला है। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान, जो कि अपने दूरदर्शन कैंपस के बिल्कुल सामने है, उसमें मुझे महासचिव पद पर चुनाव के थ्रू नियुक्त हुआ हूँ और 3 साल मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला है। और वहाँ पर पूरा काम डॉक्टर अंबेडकर साहब की विचारधाराओं को आगे समाज में फैलाना, उनके किए हुए कार्यों पर आगे फैलाना और सारी उनके जीवन में जो भी उन्होंने जो किया है उसे सब लोगों को रूबरू करवाना और अनुसूचित जाति वर्ग का उत्थान के जो भी कार्य हैं वो सारे हम वहाँ करके अपने आप को एक बाबा साहब के जो हमारे ऊपर कृपा रही है उसको पे बैक टू करने की कोशिश कर रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल वर्मा सर, आप बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो योगदान है हमारी सोसाइटी के लिए, जैसे अशिक्षित वर्ग को उन्होंने पढ़ाया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू, अखबारों के थ्रू, तो उनका योगदान हम कभी नहीं भुला सकते हैं। और आज जो हमारी सोसाइटी अपलिफ्ट है वो उनके योगदान के लिए वजह से ही है। आप महासचिव हैं एक वेलफेयर सोसाइटी के अंदर, तो उससे आम जन को क्या फ़ायदा मिल पा रहा है? इसका मैंने बताया कि मेन कॉन्सेप्ट 2 हैं जी। एक तो है कि बाबा साहब अंबेडकर साहब के जो विचार हैं उनको फैलाना, जनता तक पहुंचाना जी। दूसरा, अनुसूचित जाति वर्ग के सभी व्यक्तियों का हर तरीके से उनका उत्थान का कार्य करना जी। देखिए, हमारे यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए हम जो है दूर दूर से, विदेशों से भी ऐसे व्यक्तियों को बुलाते हैं, रिनाउंड व्यक्तियों को और यहाँ संगोष्ठियाँ करते हैं, चर्चा कराते हैं और उनके विचारों पर चर्चाएं होती है, संगोष्ठियाँ होती है, तो उससे विचार फैलते हैं और लोगों के, जो कई लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बाबा साहब के बारे में, तो वो कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं। और हमारे यहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बहुत तरीके की एक्टिविटी हम जो है करते हैं। मैं एक तरीके से कहूँ कि कोई एक्टिविटी छोड़ नहीं रखी है जो कि हम करते नहीं हैं। अब आप देखिए कि
हम रिनाउंड व्यक्तियों को बुलाते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं। मेडिकल के फील्ड में हम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं जहाँ पे दवाइयाँ फ्री, चेकअप फ्री, टेस्ट फ्री, आई चेकअप और आई का जो ट्रीटमेंट है, कोरोना तो नहीं बड़ी चीज़ है, बट जो कैटरेक्ट वाला जो है वो यहाँ हर साल हम जितनी भी ज़रूरत होती है कैंप लगाते हैं। मेडिकल कैंप्स हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप्स हो गया, हॉस्टल चलाते हैं हम। और हॉस्टल ऐसा हॉस्टल है 120 बच्चे हैं जिसमें कि वहाँ से बच्चे पढ़कर एमएलए भी बने हैं, तो आईएएस भी बने हैं, तो इंस्पेक्टर भी बने हैं, तो सब क्षेत्रों में गए हैं। और हम खुशकिस्मत है कि इन गरीब बच्चों को बहुत ही नॉमिनल पेमेंट पर हम जो है ना ये सब सुविधाएं प्रदान कर पाते हैं जी। हमारे पास में लेक्चर हॉल्स हैं, उनके लिए पढ़ाई की भी व्यवस्था करते हैं हम। और इवन देखिए आजकल कंपटीशंस देने के लिए जो है सेंटर, जिन बच्चों का जयपुर आता है, कोई बाड़मेर से आता है, कोई बारा से आता है, तो उनको जयपुर में रुकने की व्यवस्था बड़ी समस्या होती है जी। हम लोग पूरा हमारा कैंपस खोल देते हैं इन बच्चों के लिए कि आप लोग जितने दिन भी एग्ज़ाम देना है आप आइए, फ्री में रहिए, खाना खाइए, सारी कोई उनको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको रहने की व्यवस्था है या नहीं है। ये सारे जो समाज के उत्थान के काम हैं, जो हमारे उसमें भी जो हमारे वंचित वर्ग में भी जो सबसे नीचे के पायदान पे जिनको सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है उनके ऊपर हम ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं और हर काम कर रहे हैं जिसमें कि समाज का भला हो। जी सर, बड़े ही नेक आप कार्य कर रहे हैं हमारे समाज के लिए। मैं जानना चाहूँगी कि इतने सब कार्य कर रहे हैं, अरेंजमेंट्स करवाना, सेंटर फॉर एग्जामिनेशन या स्टूडेंट्स को आप लोग अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो रिस्पांस किस तरीके का मिलता है आपको? क्या कभी ऐसा कोई कनेक्शन रहा किसी से जब उन्होंने आपको दिल से थैंक्स कहा हो, जब वो किसी मुकाम पर पहुँचे हो? तो देखिए, अच्छी बात यह है कि हम इन बच्चों में इंटरेक्शन करते हैं आपस में। हाँ। और इनको शुरू से ही हम पे बैक टू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं। ग्रेट सर। कि हमें जो मिला है बाबा साहब की वजह से मिला है, और रियल ट्रिब्यूट्स बाबा साहब को तभी होगा जब हम भी पे बैक टू सोसाइटी में करें। तो यहाँ से जो बच्चे निकले हैं वो हर तरीके से योगदान करते हैं। हाँ। कुछ बच्चे आके इनको कोई भी सब्जेक्ट में डाउट है तो पढ़ाने की कोशिश करते हैं, कुछ मेंटरिंग का काम करते हैं जी। कुछ इनको लगता है कि सुविधाओं की कमी है। अभी पिछले दिनों कोई बात आई थी कि पढ़ के शांति से पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की ज़रूरत है, तो हाँ। लोग आए और लाइब्रेरी बना के फटाफट उनको दे दी। कोई किसी पुराने स्टूडेंट को पता चला कि कोई ठंडे पानी की ज़रूरत है तो वाटर कूलर लगा गया। कोई भी मतलब सुविधा में देने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लोग पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सही आप बता रहे हैं कि पे बैक टू सोसाइटी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, उन्होंने आज जो हमारे लिए किया है, उन्होंने जितना समय दिया, अपना जीवन लगा दिया, और उन्हें आज हम छोटा छोटा भी कंट्रीब्यूट करके पे बैक करें तो सर वो भी बहुत कम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके आदर्श रहे हैं और अपने माता पिता भी आपके आदर्श रहे हैं। आज आप अपने आप को देखते हैं सर, क्या सोचते हैं? उनके विचारों को जब आपने अपनाया अपने जीवन में तो क्या पाया, हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो बचपन जब मैंने पढ़ा है, जिस तरीके से गुजरा जी, हम लोगों का बचपन भी करीब करीब वैसे ही गुजरा। वही गरीबी, वही सामाजिक समस्याएं जी। जैसे बाबा साहब ऊपर आए उस टाइम उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट था। हाँ। हमारे समय तो उन्होंने ऐसे प्रावधान कर दिए थे संविधान में हाँ। कि हमारा थोड़ा सा ऊपर आना हाँ। सुलभ हो गया हाँ। या इजी हो गया जी। तो उनको जो उनके कारण हमें जो ये जो चीज़ें सुविधाएं मिल गई, तो हम लगता है कि हमें भी वही काम करने चाहिए। हालांकि हम बाबा साहब के जैसे काम तो करने के काबिल भी नहीं है और कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन उनका अगर 2-4% भी उनको फॉलो हाँ। करके हम जो काम करने की कोशिश करेंगे तो हमें संतुष्टि मिलेगी। और इसी बात पे मैंने यहाँ डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी में काम करने का निश्चय किया कि जो बाबा साहब के जो काम हैं जो अधूरे रह गए हैं, उनमें से कुछ कामों को हम लोग यहाँ काम करके और आगे बढ़ाएं।
जी जी सर, बहुत ही आप अच्छे कार्य कर रहे हैं कि आप जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, और हमें लाइफ टाइम इनकी ज़रूरत है, ऐसे विचारों की ज़रूरत है जिससे जो यूथ है या आगे आने वाली जनरेशन है वो उनके विचारों से बहुत कुछ सीख भी सके। और डेफिनेटली जैसे कि आपने बताया पे बैक टू सोसाइटी, तो वो भी हम थोड़ा थोड़ा योगदान हमारा उसमें दे सकें। भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं एजुकेशन इज़ अ की टू एवरी सक्सेस, शिक्षित बनो। तो आज के वर्ग में सर ये कितना ज़रूरी है? एजुकेशन के बिना आज हम अपने आप को कहीं नहीं देख सकते हैं, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, बाबा साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, हाँ। जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हाँ, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है जी। अगर साक्षरता दूसरी चीज़ है और शिक्षित होना दूसरी चीज़ है। शिक्षित होने के बाद में आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे और आगे उस पर कार्रवाई भी कर पाएंगे और आपका जीवन ही बदल जाता है। इसलिए शिक्षित होने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई के बाद में उन चीज़ों को अपने जीवन में भी उतारो और उन पे काम भी करो। तो बिना शिक्षा के तो कुछ भी संभव नहीं है। हमारे जो पुरानी पीढ़ियां थी, आप कहिए जो है आज के 2-4 हज़ार साल पहले जी। उस टाइम इतनी शिक्षा नहीं थी, तो उनका जीवन स्तर और आज का जो जीवन स्तर है ये शिक्षा का ही फर्क है जी। और जिन देशों में शिक्षा का स्तर हमारे से भी अच्छा है उनका जीवन स्तर भी बहुत अच्छा। तो ये सभी चीज़ें शिक्षा से जुड़ी हुई है और हमारी कोशिश यही है कि सभी शिक्षित बने और शिक्षित में भी हायर एजुकेशन और उससे भी जो है उच्च शिक्षा सभी लें, ये हमारा ध्येय रहेगा। और इसी के लिए हम हमारे समाज के जितने भी लोग हैं कोशिश करते हैं कि वो शिक्षित बने। और आप देखिए कि इस काम के लिए कि जो है शिक्षित जो पहले जो बन गए थे, जितने भी महापुरुष हुए हैं, हाँ। तो हमने यहाँ पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया हमारे अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में जी। और बच्चों को समझाया कि देखिए ये लोग जो है शिक्षा के कारण ही जो है इतना कुछ कर पाए थे। उस जमाने में ज्योतिबा फुले एक क्रांतिकारी विचारक थे शिक्षा के मामले में और उनकी पत्नी के बारे में तो अपने को सभी मालूम ही है। तो ये सब शिक्षा का ही नतीजा था और हम ऐसे लोगों के बारे में ये संगोष्ठियाँ करके और ये हम हमारे जो कैंपस में जो रहने वाले बच्चे ही नहीं, हाँ। पूरे समाज से दूसरे वर्ग से भी लोग आते हैं और देखते हैं और वो समझते हैं इन चीज़ों को कि शिक्षा का क्या महत्व है और जो है आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, एकदम आपने सही कहा वर्मा सर। इक्वालिटी, समानता एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे B.R. अम्बेडकर जी ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी। उन्होंने बहुत संघर्ष किया और कहते हैं कि ट्रीट एवरीवन इक्वली, हम सब समान हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो हमें हम सबको एक इक्वली ट्रीट होने का हक है। कास्टिज्म जो आज भी हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करता है, वेदर इन पॉलिटिक्स वेदर इन एनी सेंस, इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? ये बहुत एक बड़ी बीमारी हमारी सोसाइटी में है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? देखिए, मैं भी क्योंकि अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूँ, तो हम लोगों ने भी इसको देखा है, फील किया है। एक ये सामाजिक समस्या ही नहीं, एक ये राष्ट्रीय समस्या है और ये खाली दो वर्गों की समस्या नहीं है कि एक जो छुआछूत करता है और एक जो छुआछूत झेलता है। हाँ, बिल्कुल। ये समस्या आप देखिए कि अनुसूचित जाति वर्ग में भी 150 जातियां हैं जी। वो जातियां भी आपस में एक दूसरे से छुआछूत करती हैं जी। वो भी रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करती हैं। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इसको बहुत ही ब्रॉड उसमें प्रोस्पेक्टस में देखना पड़ेगा कि इसका कैसे सॉल्यूशन हो, क्योंकि ये सिंपल चीज नहीं है। मैंने कहा ना कि हर जगह असमानता है और असमानता में जो है जिसको जो अपने आप को ऊपर मानता है वो दूसरे को दबाने की कोशिश करता है या उसके साथ भेदभाव करने की कोशिश करता है। तो हमें राष्ट्रीय उत्थान के लिए इस जो ये एक तरीके की बीमारी है इससे हमें ऊपर आना पड़ेगा। राष्ट्र निर्माण में ये बहुत बाधक है।
जी बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। और कास्टिज्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्मा सर, कोई बच्चा है तो वो इतना इनोसेंट होता है, उसको नहीं पता कि वो सिर्फ खुशियों में बिलीव करता है, हंसता है, खेलता है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो ऐसे विचार हमारे अंदर डेवलप किए जाते हैं कि वो इस कास्ट से बिलोंग करता है, वो इस कास्ट से बिलोंग करता है। तो हम चाहते हैं कि एक बच्चे की तरह हम वो मनुष्य एक बच्चे की तरह अपनी जीवन जिए, जिससे कभी उसको इन चीज़ों का फील ही ना हो, वो कास्टिज्म पे कभी बिलीव ही ना करे। तो आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए क्या किया जा सकता है जिससे ये टॉपिक ही हमारे कभी माइंड में ना आए? देखिए, ये तो सदियों पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं जी, उनको बदलने के लिए ड्रास्टिक चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि काम तो देखिए होते आए हैं, पहले से भी होते आए हैं, कई समाज सुधारक आए हैं, उन्होंने कोशिश करी है। तो ये जो वंचित वर्ग है उसको अपलिफ्टमेंट होगा तो उनके साथ में छुआछूत की चांसेस कम होंगे जी। आप ये देखिए कि गांवों में ये जो समस्या है ये ज़्यादा है, शहरों में कम है क्योंकि शहरों में शिक्षा भी ठीक है और आपकी जीवन स्तर भी जीने का ठीक है, आप इनकम के साधन भी थोड़े ठीक हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन कहिए या जो भी समस्याएं थी उसके कारण कम हुई हैं। जो है हमारा ये समाज में सुधार हुआ है शहरीकरण से और इनसे जी। और बाबा साहब तो खुद कहते थे कि जो है एक शहरीकरण और ये चीज़ें भी जो है ना ये दूर करने में सहायक होंगी। बिल्कुल 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 सर, अर्बनाइजेशन तो बहुत ही ज़रूरी रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। और जैसे कि आपने बताया कि जो गांव है उनमें ये चीज़ें थोड़ी सी रहती हैं, क्योंकि बात होती है सर सारी एजुकेशन की। जो अशिक्षित वर्ग थे उनके लिए बी आर अम्बेडकर जी ने बहुत से कार्य करे, अपने न्यूज़पेपर्स के माध्यम से उन्हें शिक्षित बनाया जिससे उनकी इस तरीके से सोच ना रहे। सर, बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं कि महिलाओं के लिए शिक्षित होना उतना ही ज़रूरी है जितना पुरुषों के लिए। और हम देख रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे बहुत से महिलाओं के लिए रिजर्वेशंस है, लाइक 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा। तो ये चीज़ें हमारी जो वुमेन है उनके एजुकेशन को बहुत अपलिफ्ट करा है। बात करें मैडम बीकाजी कामा की, तो उनकी जो सोसाइटी में अपना योगदान रहा है उसको भी हम याद करते हैं, या वो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्या कहेंगे सर, वुमेन के लिए रिजर्वेशन प्लस उनकी एजुकेशन के लिए? देखिए, आपने जो कहा ना महिलाओं के लिए, बाबा साहब का तो महिलाओं को खाली शिक्षा, बाबा साहब का तो एक तरीके से कहना था कि एक व्यक्ति अगर शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसलिए उनका महिला शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर था, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरा समाज शिक्षित हो जाए और एक ही साधन था। और उन्होंने महिला शिक्षा ही नहीं, एक हम 2-3 बातें करते हैं बाबा साहब के बारे में कि संविधान, महिला शिक्षा, बाबा साहब ने जो भी जीवन के क्षेत्र हैं उसमें से किसी को नहीं छोड़ा, उन्होंने सब पे काम किया जी। महिला शिक्षा में महिलाओं के उत्थान के लिए खाली महिला शिक्षा ही नहीं, आप देखिए हिंदू कोड बिल के थ्रू उन्होंने जो है कितनी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करी थी बाबा साहब ने। उसका सबसे ज्यादा फायदा जो है महिलाओं को मिलने का मतलब 50% आबादी को, महिलाएं 50% आबादी को सीधे सीधे जो है, तो वो हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन क्योंकि उनका लास्ट काम जो है संविधान पे ज्यादा था, इसलिए उसके कारण हम ज्यादा जानते हैं। बाकी उन्होंने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने काम नहीं किया हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी जो सोच है वो काफ़ी पारदर्शी भी थी। वो आज बैठ के जो हमारा संविधान बनाया गया है आज भी सर हम वो इम्प्लीमेंटेड है, तो उसमें बहुत से अमेंडमेंट्स आए हैं, लेकिन आप देखिए पूरे 2 साल 11 महीने और 17 दिन हमारे संविधान को बनने में लगे। 9 नवंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949, उसके बाद में 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया। तो ये जो पीरियड था, इस टाइम पीरियड में जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं उन्होंने बहुत से ऐसी उनकी पारदर्शी सोच रही कि आज सोसाइटी में क्या प्रिवेल करेगा, उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा है। तो बहुत से अमेंडमेंट्स हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि आधुनिकता के इस दौर में कुछ एक चीज़ें ज़रूरी भी थी सर बदलना। तो उनका वो इंटेलेक्चुअल माइंड था, उन माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी है माइंडफुलनेस। वो लोग जब आज के बारे में सोच सकते हैं तो हम अब आगे कहाँ सोचें? देखिए, आपने जो इसका जो
संविधान का जो निचोड़ है या जो आत्मा है ना, उसके बारे में बात कर डाली है कि छोटे मोटे बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन जो उसकी जो मूल संरचना है उसमें अभी तक भी कोई बदलाव नहीं हो रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर है सर जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो वही है। बिल्कुल वो आज देखिए कि वो इतने महान विचारक थे, पूरी संविधान सभा का ही श्रेय जाता है अंबेडकर साहब के साथ में जी। वो इतने दूरदर्शी थे कि आज 75 साल बाद में भी हम जो है उस संविधान के ऊपर आराम से चल पा रहे हैं। बिल्कुल सर। और थोड़ी बहुत तो जो छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर को जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक कि उसको में कुछ किया जाए, छेड़छाड़ किया जाए। जी, जी, तो ये अंबेडकर साहब और उनके जो सहयोगी थे, साथी थे, उनकी दूरदर्शी अप्रोच थी, उसके कारण ही ये संभव हो पाया जी। नहीं तो कई राष्ट्रों में संविधान ढंग से लागू भी नहीं हो पाए, क्योंकि वो लिख ही नहीं पाए ढंग से, इसलिए ढंग से लागू नहीं हो पाए जी। और लागू नहीं हो पाए तो आज उन राष्ट्रों की स्थितियां बहुत खराब है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा साहब तो एक और कहते थे कि संविधान कितना भी अच्छा हो, उसको लागू करने वालों पे भी बहुत निर्भर करेगा। तो जो लागू कर रहे हैं उनको भी श्रेय जाता है कि वो उसको ठीक ढंग से लागू कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, B.R. अम्बेडकर सर भी इस कथन में काफ़ी यकीन करते थे और ये हमारी सोसाइटी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक समान खड़े रहें और फिर हमारी सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो। सर क्या कहना चाहेंगे? एक तो बात होगी समानता की और एक आपने कह दी संगठन की जी। तो अपने देखिए मारवाड़ी में या राजस्थानी में एक कहावत है, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो ये तो बिल्कुल सदियों पुरानी ये बात है कि हमें संगठित रहना ही है। संगठित हुए बिना हम लोग किसी भी समस्या का समाधान हम नहीं कर पाएंगे। और उनके तो ये उनकी तो सोच ही नहीं पेती, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वो हर क्षेत्र में अपना उनके विचार क्लियर थे, क्योंकि वो क्या है कि इन परिस्थितियों से सबसे गुजरे थे। वो जिन परिस्थितियों से गुजरे थे तो उनका सॉल्यूशन ढूंढा उन्होंने। सॉल्यूशन में ये नजर आया उनको कि संगठित रहना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने देखिए संगठनों के लिए बहुत काम किया। वो राजनीति में भी आए, संगठन बनाने की कोशिश करी, संगठित रहने की कोशिश करी। जो अपना उनके कई क्षेत्र जो अभी भी अपने डिस्कशन में कम आते हैं, लेबर लॉज के बारे में उन्होंने जो काम किया जी। वो इतने महत्वपूर्ण थे। और जो वोटिंग राइट्स हैं, आज़ादी के पहले जो वोटिंग राइट्स किनको थे और आज़ादी के बाद में किनको वोटिंग राइट्स मिले, ये देखिए बहुत ही बड़ा विषय है। बिल्कुल सर। मतलब अगर अंबेडकर साहब जैसे लोग नहीं होते और अगर पुरानी व्यवस्थाएं जो वोट की चलती रहती तो हो सकता है आप और मुझे तो वोट देने का अधिकार भी नहीं मिलता। तो जो असली जो हमारी जो कहते हैं ना लोकतंत्र, वो वोटर्स के उससे ही आ रही है। और क्योंकि उन्होंने वोट देने का अधिकार सबको दिलाया जी। क्योंकि ब्रिटिश राज में वोट देने का अधिकार सबको नहीं था। वो जो टैक्स पे करते थे या कोई जमींदार थे, मतलब वर्थी पुपिल को था जी। और उसमें वर्थी पुपिल के घर की महिलाओं को भी नहीं था। तो ये आप सोचिए जो है कि क्या जमाना था और इन्होंने क्या बदल दिया हमारी। मतलब हम लोग तो भाग्यशाली हैं कि हम इस पीरियड में रह रहे हैं जहाँ पे ये सब सुविधाएं हैं। जी सर। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री सर, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। हम फेडरल हैं लेकिन हम लोग यूनाइटेड हैं। तो ये सब जो विचार हैं ये सब हमारे इन राजनेताओं से ही हमें मिले हैं। बात करें अगर आज के वर्ग में सर, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि जो अशिक्षित वर्ग थे उनको जो B.R. अम्बेडकर जी उन्होंने शिक्षित बनाया अपने न्यूज़पेपर के थ्रू, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। बहुत से ऐसे लीडर्स आए जिन्होंने न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको चलाया। जहाँ पे न्यूज़ नहीं पहुँच सकती थी वहाँ पे भी पहुंचाई और आज हम इंडिपेंडेंट हैं। तो आज के इस वर्ग में जानना चाहेंगे सर कि बहुत से ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत से ऐसे स्कूल में स्टडीज़ है, वो किस तरीके से होने चाहिए जिससे जो आग है यूथ के अंदर वो हमेशा बनी रहे। देखिए आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व हो गया है शिक्षा में। हाँ, जी। अंबेडकर साहब के समय में टेक्नोलॉजी का इतना महत्व नहीं था और इतना इंटरफेरेंस नहीं था।
आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए शिक्षा को टेक्नोलॉजी से जोड़ना पड़ेगा, रोजगारोन्मुखी बनाना पड़ेगा। खाली मैंने कहा ना कि खाली साक्षरता या शिक्षित होने का मतलब वही नहीं है कि पढ़ लिख लिया हमने कोई डिग्री ले ली है जी। उसको इन चीज़ों से जोड़ना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी से जोड़ना पड़ेगा, आपको रोजगार से जोड़ना पड़ेगा, और आपका जो डेवलपमेंट है, जो है आपका जो बौद्धिक डेवलपमेंट है, उससे जोड़ना पड़ेगा। खाली डिग्री लेने से कोई वो महत्व नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों पर काम करना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो यूथ है हमारे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। और बात चल रही है सर यूथ की, तो जैसे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में 2 दल हुआ करते थे, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट बाल गंगाधर तिलक और अरबिंदो घोष, और मॉडरेट MG रानाडे। तो इन लोगों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बात करें अगर हमारे यूथ की, तो एक्सट्रीमिज़म पे यूथ हमारा जाता है कि लाइक व्हाट तिलक डिड, व्हाट गोपाल कृष्ण गोखले डिड, तो हम उनके आदर्शों को हमारे जीवन में अपनाते हैं। तो यूथ के लिए हम जानना चाहेंगे सर कि किस तरीके से एक फ्रीडम दो, हम लोग अब इंडिपेंडेंट है, हम अब किसी के रूल के अंदर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूथ है उसके अंदर हमारे देश के प्रति पे बैक टू द सोसाइटी, जो आपने स्टार्टिंग में कहा था, वो भावना उत्पन्न रहे। तो यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम भाग्यशाली हैं कि आज हमारी जनसंख्या का करीब 60% से भी अधिक हिस्सा यूथ का है, युवा है, और हमारे देश की प्रगति में इस युवा वर्ग का बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा अगर हम इनके रिसोर्सेज को पूरी तरीके से उपयोग कर सकें। इसलिए उनकी शिक्षा पर असर पड़ना, मतलब कोई गलत असर नहीं पड़ना चाहिए। उनकी शिक्षा के सब द्वार खोल देने चाहिए और यूथ को प्रोडक्टिव कामों में लगाने चाहिए, जिससे कि हमारे राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान हो। लेकिन अभी थोड़ा सा यूथ में एक बात आ रही है कि पंजाब जैसे जो थोड़ी जगह हैं ऐसी, जहाँ पे कुछ गलत आदतें भी बच्चों में पाई गई हैं, ऐसा मीडिया में जैसा अपन देख रहे हैं। तो उन चीज़ों से हमें बचाना है बच्चों को, और प्रोडक्टिव काम में लगाना है। और मैं तो बच्चों से यही कहूँगा कि अपना भविष्य पढ़ाई लिखाई में लगाएं, दूसरे चीज़ों से बचें। और पर्टिकुलरली आजकल जो ये सोशल मीडिया में जो चल रहा है, कोई भी भ्रामक चीज़ें आ जाती है, उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। वो उन चीज़ों पे कम से कम समय दें वो, और ज़्यादा से ज़्यादा समय अच्छी चीज़ों में व्यतीत करें और राष्ट्र में सहयोग करें निर्माण में। जी बिल्कुल वर्मा सर, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत आपने मैसेज दिया है। क्योंकि अब समय की हमारे पास में पाबंदी है, तो हम चाहेंगे एक शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज आप दें हमारी सोसाइटी के लिए कि पे बैक टू सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, और छोटे छोटे स्टेप्स हम क्या लें जो हमारी सोसाइटी का हमेशा अपलिफ्टमेंट हो। और भारत देश एक महान देश ऑलरेडी है, और हम डेवलपिंग से डेवलप भी होने वाले हैं, और हम जल्दी अच्छे से, मतलब जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है, तो हम यूके से भी अब जो हमारी इकोनॉमी है वो यूके की इकोनॉमी को भी क्रॉस कर चुकी है पॉजिटिविटी के लिए। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, यूथ क्या कर सकता है, सोसाइटी कैसे अपलिफ्ट हो सर? पे बैक टू सोसाइटी तो है ही, साथ में देखिए समाज में भाईचारा रहे, समानता और बढ़े। अगर हमारे में डिस्टर्बेंस रहेगा तो हमारा जो एनर्जी है उधर ज़्यादा खराब होगी। इसलिए हमारा जो है भाईचारा रखना भी बहुत ज़रूरी है। और जो पे बैक टू सोसाइटी में जो भी व्यक्ति जिस भी बात के लिए सक्षम है पे बैक करने के लिए, उस क्षेत्र में करे। अगर कोई टीचर है तो जो है वो 2 बच्चों को अगर एक्स्ट्रा पढ़ा देगा तो वो उसकी तरफ से है। कोई व्यापारी है तो वो अगर कोई ज़रूरतमंद चीज़ किसी को डोनेट कर देगा तो वो पे बैक टू सोसाइटी है। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, ये पे बैक टू सोसाइटी का एक बेहतरीन नमूना है। और मैं आपको बताऊं कि ये करीब 25,000 वर्ग गज में ये फैला हुआ है, और गैर राजनीतिक और गैर सरकारी संस्थान हैं। और मैंने क्योंकि पूरा इंडिया घुमा है सर्विस के उसमें, तो मैंने ऐसा इंस्टीट्यूट कहीं देखा नहीं है। ये हमारा मिसाल है ये संस्था, ये हमारी सोसाइटी। तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसे ही और संस्थाएं डेवलप करें
और सब लोगों का ध्यान रखें। जी बिल्कुल वर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पर आए और आपने इतने अच्छे विचार हमारे साथ में शेयर करे और आपके आदर्श डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे हैं, उनके विचारों को आपने दर्शकों के सामने रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारी मुलाकात हुई GL वर्मा जी के साथ में, जिनके जो आदर्श हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे हैं। उनके आदर्शों पे उन्होंने अपना जीवन जिया और समाज में बहुत कंट्रीब्यूट किया। हम सभी भी चाहते हैं कि आप सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को अपने जीवन में अपनाएं, शिक्षित रहे, संगठित रहे और हमेशा अच्छे कार्य करते जाएं। तो दोस्तों, दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इजाज़त लेते हैं, अगले कार्यक्रम में फिर से आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए बबीता प्रधान को। देखते रहिए DD राजस्थान। नमस्कार।